स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। सो बच्चे, आज हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के पीवाईक्यूज। क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, प्लस कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आता है, प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को आप कैसे अप्लाई करोगे सो दैट कम टाइम में आप अपना आंसर जो है वो दे पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट जो है किसकी है वो आपको बताना है। 4 आपके पास एलिमेंट गिवन है, तो सबसे पहले तो आप इन एलिमेंट को अरेंज करो जैसे ये पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, फिर पोटेशियम, देन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुबीडियम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, स्कैंडियम। अब इनमें से हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। ये आपके पास जो एलिमेंट का ग्रुप है ये है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, जिस आप किसी पर्टिकुलर जिस पीरियड की बात करेंगे वहां पर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब स्कैंडियम को अगर आप देखो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d1। हमें इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। तो आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ पर कि कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पर 4s, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, मतलब ये फुली फिल्ड है। तो यहाँ से आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हाईएस्ट होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 और 3 की वैल्यू दे रखी है और ए और बी दो एलिमेंट है आपके पास। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी जो है उनका ग्रुप नंबर कौन सा होगा और कौन ऊपर होगा, ग्रुप में कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की जब वैल्यूज आपके पास गिवन होती है ना, तो वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर सडन जंप आए, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में क्या हो जाए, सडन आपको जंप देखने को मिले, इट मींस वहां से वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो चुकी है, वो एक नोबल गैस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। उससे पहले जितनी भी आपके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होंगी वो आपको क्या बताती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आपको एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। इट मीन्स ए और बी जो आपके पास है इनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे, सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 ऑप्शन तो चला गया। तो अब ए और 1 और 4 ऑप्शन में आप देखो कौन सा करेक्ट होगा। ए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर आप देखो ए के केस में ज़्यादा है और बी के केस में क्या है, कम है। और टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे ग्रुप में तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जब आओगे तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो बी जो है वो ए के नीचे आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी कम्स बिलो ए। क्लियर है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया। सो नेक्स्ट आगे देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चन करोगे और उसके बाद क्वेश्चन की टाइप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो आया है वो कहाँ से आया है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है। ठीक है, और या फिर आपसे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के बीच का क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको देखते ही क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। अब 1 और 4 में आपका आंसर आएगा, 2 और 3 तो कैंसिल हो गए। तो 4 जो है इसमें 3p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ से 4p3 में इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो डिफिकल्ट कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज। सो आयनाइजेशन एनर्जी में बड़ा डिफरेंस कब आएगा, जब मैंने आपको बताया कि सडन आपको क्या मिलेगा, सडन आपको जंप देखने को मिलेगा। और जब वो सडन जंप आपको देखने को मिलेगा
तो वहां पर क्या हो गया होगा, वहां पर एक नोबल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली होगी उस एलिमेंट ने। तो यहाँ पर आप देखो जितने भी आपको एलिमेंट गिवन है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे फर्स्ट आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे और फिर वो क्या बन जाएगा, एक नोबल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब आपके पास पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, आर्गन के। तो इट मीन्स यहाँ पर अब ये एक नोबल गैस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है जैसे ही आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको एक सडन जंप देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शंस देखो, पहले तो ऑप्शन में क्या है, सारी ऑप्शन में आपको फोर्थ स्टेटमेंट दिख रही है लेकिन ऑप्शन 1 में नहीं है। तो सबसे पहले फोर्थ को ही चेक कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज मोर देन ब्रिलियम। ठीक है, अब आप बताओ, ब्रिलियम पहले आता है फिर आपके पास बोरोन आता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसका एटॉमिक नंबर 5। अब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा और साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो इट मीन्स आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद बाकी की स्टेटमेंट्स जो है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी सही है। जैसे अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 2s इलेक्ट्रॉन है उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, 2p इलेक्ट्रॉन से। अब पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर अगर आप देखो तो यहाँ से ये पता चल चुका है कि फर्स्ट और 3 भी क्या है, करेक्ट है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी एस की, फिर पी, फिर डी और ये एफ। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन is more shielded from the nucleus by the inner core of electrons than the 2s electron of beryllium। तो अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है ये अपना चार्ज लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर एस है, ठीक है, एस की शील्डिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर पास होने नहीं देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी होगा, यहाँ पे डी है किसी पर्टिकुलर शेल में और यहाँ पे एफ है। हमने देखा है कि डी और एफ जो होते हैं इनकी शील्डिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो जब यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज लगता है डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ये इसको अपने में से बाहर जाने दे देते हैं और दूसरे शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है और साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो आपने एटॉमिक साइज की जो फैक्टर है कि कैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो चेंज होता है वहां पर पढ़ रखा होगा, ये सबको पता है। तो शील्डिंग पावर जो रहती है, शील्डिंग पावर उसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाता है कि एस सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा, फिर पी, फिर डी और फिर यहाँ पर लास्ट में ये रहेगा। ठीक है, डी और एफ क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट थी, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन चुका है। आगे देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीजन का, जिसमें असर्शन है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। सो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आप जब मूव करते हो तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और आपके पास जो नॉन मेटेलिक करेक्टर रहता है ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज होता है, और मेटेलिक करेक्टर है ये डिक्रीज होता है। और अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम आओगे तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज रहती है और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का ये एप्लीकेशन है। अब रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी व्हेन वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब देखो पीरियड में जब आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, यहाँ पर क्या दे रखा है, डिक्रीज।
तो इट मीन्स यहाँ पर असर्शन तो आपके पास क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन। सो हमें इनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर में इनका क्या रहेगा, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले तो कि ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये आपके पास है 3s2, क्या ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट आपके पास है एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है फॉस्फोरस और ये आपके पास है सल्फर, यहाँ पर P3 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एल्यूमिनियम के और इसके बीच में एक एलिमेंट आएगा सिलिकॉन। अब ये बात आपको ध्यान में होगी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ फॉस्फोरस के साथ और सल्फर को, तो इन यहाँ पर फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी आ गई है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब मेरे पास सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, सी की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगी। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फर, डी आ जाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्ट सिर्फ इसके लेफ्ट और राइट में जो एलिमेंट है उनके साथ ही लगाएंगे। अगर आप एल्यूमिनियम के साथ इसको कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आप नॉर्मल जो ट्रेंड फॉलो होता है वो ही लगाओगे। तो अब एल्यूमिनियम जो है फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम के बीच में वैसे भी किसकी ज़्यादा रहेगी, फॉस्फोरस की ही रहेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर फॉस्फोरस का साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के साथ आ जाओ, मैग्नीशियम की है 3s2 और यहाँ पे 3p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑब्वियसली ये फुली फिल्ड है, तो आपके पास पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा बी। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात जो मैंने आपको बताई ये ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आती है तब हम उसके आजू बाजू में जो एलिमेंट है सिर्फ उन्हीं के साथ ही ये वाला फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। अगर बाकी के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम नॉर्मल ट्रेंड के साथ ही देखेंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की आपके पास गिवन है। आपको बताना है कि एल्यूमिनियम की कितनी होगी। तो पहले तो आप देखो सोडियम की कितनी है, 496 है और इसकी 737 है, और यहाँ पर सिलिकॉन की है 786। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की होगी, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो वो मैग्नीशियम से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैग्नीशियम है 3s2। यहाँ पर हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया, 3s2 है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इट मीन्स 3 जो आपके पास एल्यूमिनियम है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 786 से तो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा होगी। फिर आपके पास मैग्नीशियम आएगा। फिर अब यहाँ पर सोडियम और एल्यूमिनियम में अगर आप कंपेयर करोगे तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी किससे, सोडियम से। तो इट मीन्स यहाँ पर 496, ठीक है, इससे वैल्यू ज़्यादा होगी, बट 786 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और किससे, 737 से भी आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप ऑप्शंस देखो, पहले जो भी आपको बड़ी वैल्यू दिख रही है ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। और अगर आप देखो ये वाली वैल्यू 496 से वैल्यू क्या है, कम है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या है, द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी from bronze to aluminium is much larger than aluminium to gallium। सबसे पहले तो बोरोन फैमिली की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रहेगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है बोरोन फैमिली में। तो वो क्या है, सबसे पहले तो किसकी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बोरोन की होगी। फिर आपके पास क्या आ जाता है, थैलियम, देन क्या आता है, गैलियम, और फिर आपके पास एल्यूमिनियम, और लास्ट में आएगा इंडियम। सो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर रहता है।
अब देखो बोरोन से एल्यूमिनियम तक अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है ना कि टॉप टू बॉटम करने पर साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो थी वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, वो फॉलो हो रहा है। तो वहां पर जो गैप आएगा वो इतना लार्जर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम गैलियम से एल्यूमिनियम तक देखें तो यहाँ पर ड्यू टू क्या होता है, डी कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी वजह से आपको साइज जो है वो कम देखने को मिलता है। साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो आपको यहाँ पर गैप जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है उसके लिए आप सेकंड स्टेटमेंट देखो अभी, द डी ऑर्बिटल इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। सो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर इज। सो मेटेलिक करेक्टर आपको बताना है। अब एलिमेंट को फिट करो पीरियोडिक टेबल में, ये कैसे रहते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है और ब्रिलियम है। तो सबसे पहले तो ब्रिलियम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 के साथ। फिर यहाँ पर ब्रिलियम के नीचे क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, और कैल्शियम के पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। अब इसका एटॉमिक नंबर 19, यहाँ पे 20। अब सबसे ज़्यादा जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो किसका होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास पोटेशियम है उसका सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और टॉप टू डाउन मूव करने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो कैल्शियम पहले आ जाएगा और बेरिलियम लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है। अब इसमें देखो आपको सिर्फ एक पॉइंट जो मैंने बताया था कि अगर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, नोबल गैस, मतलब वहां पर जो एलिमेंट है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे रखी है और आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा, यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके नेक्स्ट भी वैल्यूज जो है वो ज़्यादा ही रह रही है। इट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है ये आपके पास एक नोबल गैस का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन भी दे रखी है कि एन की वैल्यू लेस देन 10 है। तो ये नोबल गैस मतलब ये मेरे पास कौन सा होगा, हीलियम, और या फिर क्या हो सकता है, हीलियम या फिर क्या कौन सा, नियॉन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हीलियम के पास तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है। तो आपका आंसर क्या होगा, नियॉन। तो नियॉन कैसे आएगा जब एन की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो करेक्ट आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, आंसर आपका 9 हो चुके, आंसर आपका 9 हो जाएगा। तो क्लियर है। सो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन थे। अगर हम यहाँ पर एक कंप्लीट एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी से रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन भी कैसा आ रहा है, ऑर्डर पूछ रहे हैं, ठीक है, मेटेलिक करेक्टर पूछ लिया, और या फिर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी है और वहां पर सडन जंप कहाँ पर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए। बस ये ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं और अपना क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो जब भी नेक्स्ट टाइम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ो तो तब ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मोस्टली जो आप देखो एग्जामिनर जो है वो इसी पैटर्न से ही क्वेश्चन जो है वो बना रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।